नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ अनुराधा चौहान जी की रचना। परिवार से मिले धोखे के बाद वृंदा मेरे साथ रहने लगी। धीरे धीरे सब भूलते हुए, नहीं भूली तो बच्चों का जन्मदिन। तभी गाड़ी के रुकने की आवाज के साथ मेरा ध्यान टूटता है। मैं यह सोचती हुई अस्पताल की ओर बढ़ने लगी। कैसे लोग थे वो, जो वृंदा जैसी मासूम की मासूमियत छीनकर उसे जीवन भर का दर्द दे गए। खैर, रात को बहुत पेचीदा मामला आया हॉस्पिटल में, जिसको मुझे ही देखना था। ख्यालों से बाहर निकल मैं फटाफट अपने रूम में पहुंचकर मरीज की बीमारी के बारे में और डॉक्टर्स के साथ बातचीत में व्यस्त हो गई। मरीज की फाइल पर कुंदन शर्मा नाम न जाने क्यों मन में एक बेचैनी पैदा कर रहा, क्योंकि उसके साथ पिता का नाम बहुत पहचाना लग रहा था। पहले भी इस नाम के कई मरीज आ चुके, पर आज शायद वृंदा के बारे में सोच रही थी। शायद इसीलिए ऐसा लग रहा हो। मैं डॉक्टर्स के साथ मरीज के रूम में जा पहुंचती हूँ। मरीज को देखते ही मैं कुछ पल के लिए ठिठक जाती हूँ। कुंदन शर्मा, अरे यह तो वही है जिसने वृंदा को धोखा दिया, जो आज ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए यहाँ। मैं खुद से ही सवाल किए जा रही थी। इनके साथ और कौन है? मैंने नर्स से पूछा। जी, इनकी माँ और पिताजी हैं। सिर्फ माँ पिताजी, और कोई? जी डॉक्टर, 2 बच्चे भी हैं। शर्मा जी अपने परिवार के साथ यहाँ, अपने देश में बच्चे भी साथ। इतना जानते ही मैं वृंदा के बच्चों को देखने के लिए तड़प उठी। सोचने लगी, मेरा यह हाल है तो वृंदा जानकर कैसा महसूस करेंगी। खैर, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं था। ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए नर्सिंग स्टाफ को आदेश देकर और कुंदन के परिवार को मेरे कैबिन में भेजने को बोल मैं ऑपरेशन के लिए तैयार होने लगती हूँ। शर्मा जी कैबिन में आते ही मुझे पहचान लेते हैं। तुम मेरे बेटे का इलाज करोगी? मेरे बेटे को बचा लो बेटा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। आप चिंता मत करिए अंकल जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बस आप भगवान पर भरोसा रखिए, अब सब उसके हाथ में है। कुंदन को कुछ न हो, मैं भी यही चाहती थी। शायद वृंदा के साथ जो किया, वो सब सवालों के जवाब चाहिए थे, पर उसके लिए जरूरी था कुंदन का ठीक होना। शर्मा जी को दिलासा देते हुए मैं ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। कुंदन को अंदर ले जाया गया था। मैं भी अंदर चली जाती हूँ। मामला बहुत पेचीदा था, कुछ भी हो सकता था, पर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही, सब सही हो जाए। आखिर 4 घंटे का अथक प्रयास रंग लाया। ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक हो गया। बस इंतजार था कुंदन को समय से पहले होश आ जाए तो फिर कोई खतरा नहीं। मैं वहां से निकल सीधे अपने रूम में पहुंच कुर्सी पर निढाल होकर गिर पड़ी, जैसे आज मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी हो और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कुंदन को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। नर्स को एक एक पल की खबर देने को कहे मैं और मरीजों को देखने चली जाती हूँ। 1 घंटे बाद कुंदन को होश आ जाता है। किसी को भी न मिलने देने की सख्त हिदायत देते हुए मैं बाहर निकलकर शर्मा जी के पास आती हूँ। इस समय वृंदा के दोनों बच्चे उनके साथ ही थे। बेटे तो हूबहू वृंदा लग रही थी। बहुत सुंदर बच्चे थे दोनों। मेरे साथ आइए, शर्मा जी को बोल अपने केबिन में आ गई। शर्मा जी, कामिनी जी और बच्चे भी साथ थे। अंकल जी, ऑपरेशन अच्छा हुआ। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं। आप लोग घर जाइए बच्चों को लेकर। आप दीप्ति को यहाँ भेज दीजिए। बस एक व्यक्ति बहुत है यहाँ। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा था, दीप्ति को साथ न देख सच्चाई जानने के लिए। मेरा इतना बोलना था कि कामिनी जी फपक फपक कर रो पड़ी। अरे संभालिए आप अपने आप को। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं माफी चाहती हूँ। कामिनी बोली, नहीं, तुमने गलत नहीं कहा। हम अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। दीप्ति हमारे साथ नहीं रहती। उसने 8 साल पहले ही कुंदन को तलाक देकर किसी और से शादी कर ली। कुंदन यह सदमा
बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। न किसी से बात करना, न हंसना बोलना। दिन रात तनावग्रस्त रहने के कारण ब्रेन में खून का थक्का जम गया, जो ट्यूमर में बदल गया। ओह, बहुत बुरा लगा मुझे यह जानकर। कोई माँ अपने इतने प्यारे बच्चों को कैसे छोड़ सकती है भला। कुंदन का न सही बच्चों के बारे में तो सोचा होता, उसके बच्चे होते तो सोचती न। अब शर्मा जी ने अपना मौन तोड़ा। बोला, 10 साल पहले बहुत बड़ा पाप किया था बेटा, हम लोगों ने। यह सब उसका ही परिणाम है। मैं समझी नहीं, आप खुलकर कहिए। अब शर्मा जी ने धीरे धीरे वृंदा के साथ किस तरह उन्होंने धोखा किया था सब बताया। 8 साल से वृंदा को ढूंढ रहे हैं। एक बार मिल जाए तो माफी मांग ले उसकी। अमानत मुन्नी और टिक्कू सौंप दे, पर वो कहीं नहीं मिली। शायद उसे मिलने के बाद कुंदन भी फिर से पहले जैसा हो जाए। मैं अब पूरी तरह आश्वस्त हो गई थी। वृंदा की खुशियां लौट आई है। बस अपने मन की तसल्ली कर रही थी। वैसे भी मैं चाहती थी जल्दी वृंदा के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे उसकी जिंदगी आराम से कटे, क्योंकि मेरी भी शादी होने को है। उसके बाद तो उसे अकेले ही रहना था। आप सभी शाम को मेरे घर जरूर आइए। आशा है आप लोग मना नहीं करेंगे। अभी मैं निकलती हूँ। सारे रास्ते यही सोचती रही कि वृंदा अचानक सबको देख क्या करेगी। मैं उसे कैसे बताऊं? मैं शर्मा परिवार से मिलकर आ रही हूँ। उन्हें शाम को घर भी बुलाया है कि चुप रहूं। वृंदा शाम को खुद तय करेगी उसको क्या करना है। मैं उसे अभी कुछ नहीं बताऊंगी। जिस जगह उसकी खुशियाँ लुटी थी, आज वहीं फिर लौटकर आ रही है। भगवान ने वृंदा का दिल दुखाने की बहुत सजा दी। अब वृंदा की बारी। जो उसका फैसला वो मेरा फैसला। वृंदा जी, दीदी आ गई आप। कैसा रहा ऑपरेशन? आप थक गई होंगी, आराम करें। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ, ले आओ, अपने लिए भी। जी दीदी। वृंदा चाय नाश्ता ले आती है। हम इधर उधर की बातें करते रहे। शाम होने को आई। दीदी, खाने में क्या बनेगा? कुछ भी बना लेना, जो तुम्हारा मन चाहे। तभी माली ने आकर कहा, मैडम जी, कोई आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, अंदर भेज दो। अंदाजा सही था, वो ही लोग थे। मैंने खुद न जाकर वृंदा को भेज दिया। जाओ देखो कौन है, मैं आती हूँ। वृंदा चली जाती है। मैं भी पीछे आकर छिपकर वृंदा के फैसले का इंतजार करने लगी। वृंदा और शर्मा परिवार कुछ क्षण अचंभित हो एक दूसरे को देखते रहे। फिर खामोशी तोड़ते हुए कामिनी जी और शर्मा जी दोनों हाथ जोड़कर वृंदा से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो वृंदा, हमने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे बच्चों को, कुंदन को तुमसे दूर किया। उसकी सजा पिछले 8 सालों से भुगत रहे हैं। हमें न सही, अपने बच्चों को अपना लो। यह देख मुन्नी और टिक्कू, लो संभालो इन्हें। वृंदा तोड़कर बच्चों को गले लगा कर बार बार चूमती है। आंखों से अविरल आंसू की धारा बह रही थी। बच्चों को भी शर्मा परिवार ने वृंदा के बारे में सब बताया था, इसीलिए वो भी अपनी असली माँ से मिलकर बहुत खुश थे। मैं भी सामने आ जाती हूँ। शर्मा जी मुझसे पूछते हैं, आपको सब पता था कि हमारे और वृंदा के बारे में आपने बताया नहीं, क्यों? वृंदा के लिए नहीं बताया मैंने कुछ। मैं जानना चाहती थी कि यह सही में पछतावा है या फिर कोई छल, इस मासूम को छलने के लिए। सच बताओ अंकल जी, आप मेरे यहाँ खड़े हैं तो वृंदा के कारण। आप जैसे लोग तो किसी भी तरह की इज्जत के काबिल नहीं होते। मैं वृंदा पर कोई दबाव नहीं डालूंगी कि वह आपको माफ कर दे। वृंदा का जो मन चाहे वह वो करे। मैंने तो उसे उसके बच्चों से मिलवाने के लिए ही आपको यहाँ बुलाया था। दीदी, अब कब मिली इन लोगों से? वृंदा ने अपना मौन तोड़ते हुए पूछा। आज सुबह ही मिली। कुंदन के ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए यह लोग यहाँ आए हुए थे। ऑपरेशन के बाद ही इन लोगों से मुलाकात हुई थी। तब बातों बातों में सब पता कर लिया। दीप्ति के
धोखे देने के बाद इन्हें फिर से तुम्हारी याद आई। कुंदन भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम्हारा फैसला हमारा फैसला। वृंदा के बच्चे भी जिद करने लगते हैं साथ चलने के लिए। वृंदा एक बार फिर शर्मा परिवार का हिस्सा बन जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। कुंदन भी पूरी तरह से ठीक हो चुका, पर वृंदा से फासला आज भी बरकरार था। वृंदा आज भी कुंदन के दिए जख्मों को नहीं भूल पाई। शायद इसीलिए उसे अपना नहीं पाई। वो सिर्फ अपने बच्चों की माँ बनकर रहने आई है। कुंदन से जो जीवन भर का दर्द उसे मिला, उससे निकल नहीं पा रही थी, ना ही निकलना चाहती थी, ना कुंदन को पति के अधिकार देना चाहती थी। आशा करती हूँ दोस्तों, अनुराधा चौहान जी की यह रचना आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।